स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं BE 181 के PYQ, जो कि TEE दिसंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। और ये 4 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है, जिसमें 50 क्वेश्चन है। और इसकी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इससे पिछले साल यानी कि जून 2024 में आया था, वहाँ से रिलेटेड है। एज इट इज़ उठ के चले आए हैं। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आगे जब वीडियो में चलेंगे तो उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था। हमारे हिसाब से इसका सही क्वेश्चन, जो सही आंसर है, वो हो जाएगा लैंगिक समता। ठीक है। तो सही क्वेश्चन इसका होने वाला है हमारा लैंगिक समता, क्योंकि 17 सतत विकास के लक्ष्यों में लैंगिक समानता की बात कही गई है। और यहाँ पे 17 सतत विकासों में पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। इसका पहला जो ऑप्शन है भूमि पर जीवन, ये भी है। स्वच्छ जल और स्वच्छता भी है। सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि तो है ही है, लेकिन लैंगिक समता की कहीं से बात नहीं की गई। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है। मानव संशोधित पर्यावरण कौन सा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा बांध, क्योंकि बांध को जो है संशोधित मतलब प्राकृतिक चीज़ों में जो मानव संशोधित कर देता है, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो इसका उदाहरण सही यहाँ पे हो जाएगा बांध। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। इसका उत्तर है हरमन डॉली। इन्होंने कहा था कि सतत विकास एक विरोधाभास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक घटक में यहाँ पे हमारे शामिल हो जाएंगे मृतपोषी, क्योंकि ये जीव है। ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये और ये, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे ज़्यादातर इसमें, क्योंकि जटिलता और भारी अंतर वाले का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांस भक्षी है। तो उस उच्च मांस भक्षी में आ जाएगा मानव प्रजाति नहीं आएगी, बिल्ली भी नहीं आएगी। बिल्ली करती है, लेकिन बिल्ली सर्वाहारी है। हिरन तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो रहने वाला है वो गिद्ध हो जाएगा। गिद्ध क्या होता है, उच्च स्तर का मांस भक्षी है। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार क्या है। तो प्रमुख सल्फर का भंडार, देखिए सल्फर कहाँ से आता है, ऊँचे ऊँचे चट्टानें अवसादों उनके बीच में क्या होता है, सल्फर होता है। तो वायुमंडल गलत है, सूक्ष्म जीव भी, महासागर भी गलत है, अवसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हेमलॉक और मैपल पाए जाते हैं। तो हेमलॉक और मैपल पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। फिर है, थार मरुस्थल में कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरोनेस्टिक्स परभक्षी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय सांप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं। तो वे जीव मतलब कि जो ऐसे जीव जो मतलब ये पेड़ है, तो इसके तनों, इसके यहाँ से जुड़े रहेंगे और यहाँ तनों से जुड़े रहेंगे। ये कौन से जीव होते हैं, इसका देखिए ऑप्शन देखिए, परिपादक, पटलक, प्लवक, तर्णक। इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका सही उत्तर है परिपादक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरित मृदु जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। सरित भी और तालाब भी, ये सारे ठहरे हुए पानी है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, देखिए ये क्वेश्चन 2024 के जून वाले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। जून वाले एग्ज़ाम में अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जिनका बनाने में अगर उनका हम सही से उपयोग नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बनने में लाखों सालों का समय लगता है। तो वो हो जाते हैं हमारे अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन, जिनका उपयोग मतलब हम कर सकते हैं और उनकी क्षतिपूर्ति हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएंगे वन्य जीव, इसमें नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय। लेकिन खनिज जमाव जो है ये अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसके बनने में जो है लाखों वर्षों का समय लगता है। उसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की उर्वरता कम होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें है कार्बनिक पदार्थों की उर्वरता कम होती है। अगला है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है। तो समुद्री जल की जो औसत लवणता है वो 3.5% है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीहड़ भूमि
बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है? देखिए, बीहड़ भूमि बनती है अम्लीय मिट्टी नहीं, क्षारीय नहीं, मृदा अपरदन से बनती है। बीहड़ भूमि किससे बनती है? मृदा अपरदन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व के 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों को आच्छादित करता है? यहाँ पे हमारा सही और सटीक उत्तर होने वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये 50% से भी ज़्यादा पौधों की प्रजातियों को आच्छादित करता है, यानी अपने पास समेट के रखता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हम जितना ज़्यादा पुनर्जनन करेंगे उतना ही क्या होगा? वनों के लिए बेकार होगा, क्योंकि वन भी रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बस पीपल का ही एक ऐसा पेड़ है जो कि आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है यहाँ पे कि भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। 33% हमारा क्या होगा? वन का प्रतिशत होगा। मतलब जितनी आपकी भूमि है, मान लीजिए ये 100% भूमि है, तो इसका आप लगा लीजिए 33% हमारा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तभी मतलब कि एक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है, पारिस्थितिकीय और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। 33% याद रखना। बहिस्थल की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? तो ये हो जाता है बीज बैंक। इसका सही उत्तर हमारा रहेगा बीज बैंक। ओके। त्वचा की एलर्जी का कारण होते हैं। भाई ये क्वेश्चन मुझे पढ़ते ही इसका आंसर याद हो गया था, वो है कृष घास। किसको नहीं याद रहेगा? निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? ऐसा कौन सा है जो जीव मंडल का आरक्षित क्षेत्र है? देखिए, सुंदरबन नहीं, निकोबार नहीं, कच्छ का रण नहीं। इसका हो जाएगा नीलगिरी, सही उत्तर है हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है? नाजुक आवास, इसमें आ जाएगा पर्णपाती वन, मूंगा चट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ये क्वेश्चन भी 2024 जून के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसका सही उत्तर है कागज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? यानी जो घर में प्रदूषक होता है। देखिए, ये प्रदूषक है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसमें क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होगी और एलर्जी होगी, खांसी इत्यादि इस प्रदूषक की वजह से होता है, जो कि कहाँ से होता है? तो ये घर से ही होता है। इसको घरेलू प्रदूषक कहा जाता है। नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इसीलिए घरों की खिड़कियों को हमें खोल के रखना चाहिए ताकि प्रदूषण बाहर जा सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर जो होगा हमारा ओजोन होगा। अगला है, कीचड़ गैस में मुख्य रूप से शामिल है। कीचड़ गैस में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। क्या शामिल होता है? मीथेन कीचड़ गैस में। अगला क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट क्षेत्र खाली स्थान है। देखिए, ये क्वेश्चन भी जून टीईई में आ चुका है, जून के एग्ज़ाम में 2024 जून के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही उत्तर है उच्च स्थानिकवाद के। ऐसे का ऐसा ही उठ के चला है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक जैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन भी 2024 जून के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसका हो जाएगा, देखिए 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। यही क्वेश्चन गलत है। कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो यही हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आया है, पर लेकिन इसका आंसर बदल गया। इसका आंसर बदल के क्या हो गया यहाँ पे? देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा जैव विविधता का गैर मूल्य उपयोग है। उसमें उपयोग मूल्य पूछा गया था, तो उसका आंसर यहाँ पे हो गया था सौंदर्य मूल्य, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा वसीयत मूल्य। बाकी ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों गैर मूल्य उपयोग नहीं है, ये तीनों उपयोग मूल्य है। वसीयत मूल्य क्या है? इसका गैर उपयोग मूल्य है। निम्नलिखित में
किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता की अधिकता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है जून 2024 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। इसी प्रकार से अगला है, एक बायोमास गैसीय फायर परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। पिछली बार इसको ऊर्ध्वपातन यानी कि ठोस वस्तु का डायरेक्ट गैस में बदलने का पूछा था। अभी पूछा है बायोस्फीयर गैस फायर में परिवर्तित करता है, गैसीय फायर हो जाएगा यहाँ पे ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपचयित होती है? इसका सही उत्तर है हमारा सूर्य। सूर्य पर हम यहाँ टिक लगा लेंगे और एक नंबर को अपना ले लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? अधिकतम तेल का उत्पादक कौन है? बॉम्बे हाई सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? देखिए अभी हम आंसर को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें न्यूनीकरण आ रहा है और इसमें भी संशोधन आ रहा है, यानी कि कुछ वही होता है, पृथकीकरण का भी आ रहा है। लेकिन भरण, भूमि भरण शब्द सुनने से ही लग रहा है क्या? 35 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट रासायनिक उपचार नहीं है? अपशिष्ट रासायनिक उपचार नहीं है, हो जाएगा इसका सही उत्तर अनुकूलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए सबसे उपयोगी है? तो हो जाएगा इसका भूमिगत निपटान। भूमि को भरना नहीं है, भूमिगत निपटान। 36 का 1, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सही है? देखिए, विषाक्त का तात्पर्य है बाहरी संपत्ति नहीं, जितना भी हमारे घर में कचरा किया उसको बाहर फेंक देना नहीं, गलत होगा। केवल पंख का भूमि भरण, ये भी गलत है। तो अस्पताल के कचरे को जो है ना जला देना चाहिए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अस्पताल का जितना कचरा है उसको वहीं पे ले जाके जला दो किसी ऐसी जगह जहाँ किसी को नुकसान ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है हमारा, ओजोन परत का निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो 15 से 50 किलोमीटर वहाँ पर ये ओजोन मंडल पाई जाती है। वायुमंडल की जो सीमा है ना 15 से 50 किलोमीटर, वहाँ पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है? तो यहाँ पे है पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ये चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का मुख्य कारण है। अगला है, वायु निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वायु निवारण प्रदूषण अधिनियम कब आया था? हमारा 1981 में आया था। अगला है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी 2024 जून में आया है, जून में। ओके। अगला है हमारा, पर्यावरण सुरक्षा प्रावधान कब आया था? पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान हमारे यहाँ पे 70 के दशक यानी 1976 में आया था। अब अगला हमारा है, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लास्ट टाइम भी क्वेश्चन हमने देखा था जून 2024 में, तो इसकी उत्पत्ति का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? तो हेतु विज्ञान एटियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तो एटियोलॉजी सही है। आप इंग्लिश में, ताज ट्रेपेजियम में जो स्थित नहीं है वो है हमारी सहारनपुर की चीनी मिलें। ओके, सहारनपुर की चीनी मिलें हमारी ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है, सहारनपुर की चीनी मिलें। यहाँ पे एटियोलॉजी इसका भी सही हो जाता है। उसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले पेज पे जाने वाले थे। बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से 2 देशों में गिना जाता है? इसका सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश। अगला है, शांत नदी पर है, कुंठी नदी पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? सभी प्रबंधन करना जानते हैं, लेकिन शहरी समुदाय को क्या होता है, अपने से ही मतलब होता है। अगला है, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन क्या है? सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है सामाजिक समता
एनवीज़ का मुख्यालय कहाँ है? तो एनवीज़ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन जो हमारे ख़त्म होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप सब बहुत अच्छे से करके आएँ और सबके अच्छे अच्छे नंबर आएँ। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।